लेक्चर। एम्स में हमेशा हम लोग एक लेक्चर करते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का होता है, और एक विथ वन पर्पस कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और पता हो तो उसका हम सही डायग्नोसिस करें, सही उपचार करें। और इसके लिए एम्स ने एक बीड़ा ले रखा है, और कई लास्ट 7-8 साल से ये लेक्चर होता है एक टॉपिक पे, और उसमें हम लोग सबको इन्वाइट करते हैं और जनरल पब्लिक कि कम एंड लिसन टू अस अबाउट सर्टेन डिजीजेस। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ए टॉपिक कॉल्ड सीलियाक डिजीज। जो बीमारी होती है, क्या उपचार है, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए इस चीज़ को, और उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ मंच पे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और ये डॉक्टर गुलेरिया एक लंग स्पेशलिस्ट हैं, जो फेफड़े होते हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे अपने कंट्री के बड़े नामी डॉक्टर हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, पद्मश्री हैं, और इनका बड़ा नाम है। और हम लोग के जो जितनी फैकल्टी हम लोग इसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आज ये पैनल पे आपको एड्रेस करेंगे डॉक्टर अनूप सराया, हेड डिपार्टमेंट हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के। डॉक्टर नम्रता सिंह, जो कि हमारी डाइटिशियन है हमारे इंस्टीट्यूट में, और इनका एक बड़ा सहयोग रहता है सीरियस के उपचार में। इनका एक बड़ा लाभ है, इनकी जो जहाँ पे इनके स्पेशलिस्ट हैं वो पैंक्रियाटिक ऑर्गन होता है, उनके स्पेशलिस्ट हैं, तो ये भी बात करेंगे इसके बारे में। मैं इनवाइट करना चाहूँगा रोहन मलिक। डॉक्टर रोहन मलिक बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, और उनका जो मेन विषय है वो उदर रोग है, पेट के रोग के स्पेशलिस्ट हैं, जो कि बच्चों को ट्रीट करते हैं। और ये भी इनका एक बड़ा अपने बड़ा नाम है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, ये आपसे वो कुछ बताएंगे इस बीमारी के बारे में। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका एम्स के एक और पब्लिक लेक्चर में स्वागत करता हूं। और एज यूजुअल मैं देख रहा हूं कि अच्छी भीड़ है, अच्छे लोग आए हैं और काफ़ी उत्साह है। इस दफ़ा का जो पब्लिक लेक्चर है वो सीलियाक डिजीज़ पे है। कुछ लोग जो आए हैं वो सोचेंगे कि ये क्या बीमारी है, हम नाम करने का पसंद है सीलियाक डिजीज़। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, हेरिडिटरी हम कह लें या जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बीमारी होती है, और उन लोगों में ये जो बीमारी है इसके कारण डाइजेशन ठीक नहीं होता। अब ये समझना ज़रूरी है कि पहले हम ये समझते थे कि ये बीमारी हमारे कंट्री में होती नहीं है, बहुत रेयर है। अब जैसे जैसे टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस पर खूब रिसर्च की है, तो ये पाया जाता है कि ये बीमारी इतनी रेयर नहीं है जैसे हम पहले सोचते थे। और अगर हम देखें आंकड़े स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो ऑलमोस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज अगर हम 100 लोग देखें तो उनमें से एक ऐसा होगा जिसको ये बीमारी है। तो एक्चुअल नंबर में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50-60 लाख पीपल इन इंडिया विल हैव सीलियाक डिजीज। अब अगर इतनी रेयर बीमारी नहीं है तो पहले इसको डायग्नोज क्यों नहीं हो पा रहा, और क्या है? बेसिकली ये बीमारी है जिसमें आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता। आपको एक जो वीट में एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन, उससे एलर्जी हो जाती है। और जब आप डाइट लेते हैं जिसमें ग्लूटेन है, तो उससे जो आपकी आंतनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंतनी है, उसमें खाना हजम नहीं होता, पेट खराब रहता है, और क्योंकि खाना हजम नहीं होता वहाँ पे सोजिश बन जाती है। तो सिस्टेमिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम जैसे बच्चों में हाइट नहीं बढ़ना, खून की कमी होना, इस टाइप की क्रॉनिक बीमारियाँ फिर होने लगती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये बीमारी कैसे होती है, कौन इसमें हाई रिस्क हैं, किन लोगों को अगर पेट की तकलीफ है तो सस्पेक्ट करना चाहिए कि हमें सीलियाक डिजीज़ हो सकती है, और हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए, और इसका क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको अगर डायग्नोज हो जाता है
तो आपको अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है और डाइट से ही पूरा इलाज हो सकता है। कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन या बहुत महंगी दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हमारे पास और हमारे साथ स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं जो इस बीमारी के बारे में खूब अच्छी तरह से इन्होंने रिसर्च की और बहुत जानकारी है, चाहे वो बच्चों के स्पेशलिस्ट हों, चाहे अडल्ट के हों, चाहे डाइटिशियन हो। और मैं ये चाहूँगा कि आप इनकी बात सुने और कोई भी आपका प्रश्न हो सीलिएक डिजीज़ के बारे में तो आप ज़रूर इनसे पूछें, क्योंकि इस पब्लिक लेक्चर, ये जो हम पब्लिक लेक्चर करते हैं, इसका एक मकसद यही है कि हम सिंपल से सिंपल तरीके से आम जनता तक कुछ मैसेजेस दे पाएँ कई बीमारियों के बारे में, जिससे हमारा देश जो है स्वस्थ रहे। वी हैव अ हेल्दी इंडिया, अ हेल्दी पॉपुलेशन। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा और बर्डन ऑन हेल्थ विल बिकम लेस। और कई ऐसी बीमारियां जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, जिससे सिंपल मेजर से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं और हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं यही चाहूँगा कि आपके पास, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर पूछें। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, दे आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द कंट्री, सो यू मस्ट आस्क एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। Thank you very much. Thank you, Dr. Guleria, for opening remarks and introducing this topic. मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर अनूप सराया, वो आपको कुछ सब बताएंगे। डॉक्टर अनूप सराया। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से मैं आप सबका इस पब्लिक लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हम लोग इस तरह के पब्लिक लेक्चर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसका कि उद्देश्य होता है कि हम कुछ बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा कर सकें और जो आपके प्रश्न हैं जिनको आप पूछना चाहते हैं उनके संतोषजनक उत्तर दे सकें। तो इस श्रृंखला में आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। जैसा कि अभी डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि सीलिएक डिजीज दरअसल 1880 के पहले इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। सबसे पहले कुछ क्लिनिशियंस थे, ब्रिटिश क्लिनिशियंस, जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने मरीजों में देखा, बच्चों में देखा कि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल, जिनमें मैल न्यूट्रिशन होता है, उनके अंदर डायरिया चलता है, उनकी हाइट कम होती है। और उस वक्त इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया, इसके सिम्टम्स को डिस्क्राइब किया। और उसके कई साल बाद एक दूसरा ग्रुप था फिजिशियंस का, जिन्होंने ये पाया कि ये गेहूं के सेवन से इस तरह के लक्षण आते हैं। उसके बाद करीब 1950 के आसपास जब ये ट्राई किया गया कि क्या अगर हम वीट ना दें, वीट के अंदर ग्लूटेन आइडेंटिफाई किया गया, तो क्या ये सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। दरअसल ये बीमारी एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया ने आपसे आपके सामने बताया। सवाल ये है कि ये जो होता है ये कैसे होता है। जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, यानी एक खास किस्म की जीन्स होती हैं, HLA, DQ2 और DQ8, इनमें ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगर इनको चैलेंज किया जाए तो शायद इनके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स आता है जो म्यूकोसा के अंदर, यानी आंत की जो लाइनिंग म्यूकोसा है, उसको, आंतरिक झिल्ली जो है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मैलएब्सॉर्प्शन होता है। अब चूंकि यूरोप में शुरुआती दौर में बच्चों के अंदर भी इस बीमारी को देखा गया, तो ये मानने लगे कि ये बच्चों की ही बीमारी है। इसकी, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का पर्पस होता है आप लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करने का या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने का, तो चूंकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता नहीं थी, इसके चलते लंबे समय तक ये माना गया कि ये बच्चों की बीमारी है। और अमेरिका में भी ये माना जाता था कि ये उनकी बीमारी नहीं है।
हिंदुस्तान में आज से 25-30 साल पहले तक ये बहुत रेयर डिजीज में मानी जाती थी, लेकिन जब हमने इसके लिए देखना शुरू किया तो ये पाया कि लगभग 1% पॉपुलेशन के अंदर ये सीरो पॉजिटिविटी है। तो सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या रही होगी। एक तो जागरूकता का ना होना, यानी हम इसके लिए देखते नहीं थे, और दूसरा इस दरमियान दरअसल बहुत से डायग्नोस्टिक किट्स और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आए जिससे हम इस बीमारी को पकड़ सके। जैसे जैसे हमारे टूल्स बेहतर होते गए वैसे वैसे हम इस बीमारी को अच्छे से पहचानने लगे। अब सवाल आता है कि अभी भी चाइना में ये कहा जाता था कि चाइना चूंकि वहाँ राइस ईटर्स हैं ज़्यादा, तो चाइना में बहुत दिन तक ये माना गया कि यहाँ पे ये सीलियाक डिजीज नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वहाँ से भी ये रिपोर्ट की जा रही है। सवाल ये है कि अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तब ये हमको दिखेगी। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं ये भी जानना जरूरी है। बच्चों के अंदर जैसे मैंने कहा डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन, उनकी हाइट कम हो सकती है, वो एनीमिक हो सकते हैं। एडल्ट्स के अंदर जब ये आप देखते हैं, अब ये दरअसल बीमारी एक ही है। अगर हम उसको एडल्ट के अंदर डायग्नोज कर रहे हैं तो हम उसको एडल्ट सीलियक कहने लगे, ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि बच्चों में और एडल्ट्स में कोई खास फर्क नहीं होता है, उनके अंदर भी वही सिम्टम्स होते हैं। कुछ और सिम्टम्स जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं हो सकता है उनमें नॉन रिस्पॉन्सिव अनीमिया हो, उनके अंदर ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हमारी बोन्स होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, उनके अंदर तमाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, उनका कद छोटा रह सकता है, उनके लिवर के एंजाइम्स बड़े हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी एडल्ट के अंदर भी देखी गई, बच्चों के अंदर भी देखी गई। तो जो डायग्नोसिस करने के लिए जो हम किट्स यूज करते हैं उसमें हम एक जो ग्लूटेन को डिग्रेड करने का एंजाइम है उसको टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज कहते हैं, उसकी एंटीबॉडी को हम टेस्ट करते हैं, और जिनमें ये पॉजिटिव होती है इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी काफी हाई है, उनके अंदर एंडोमाइसियल एंटीबॉडी एंड टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी जो है ये हमको मदद करती है ये पहचानने में कि शायद ये सीलियक होगा। कंफर्मेशन के लिए आप एंडोस्कोपी करके उसकी छोटी आंत से बायोप्सी लेते हैं, जेजुनम से बायोप्सी या ड्यूडनल बायोप्सी लेते हैं, ड्यूडनल सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट से भी, और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे हम ये कंफर्म करके कह सकते हैं कि हाँ ये सीलियक डिजीज है। अब सवाल आता है कि सीलियक का इलाज क्या है। तो ये एक जैसे और लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसी तरह से, क्योंकि मैंने कहा कि डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, गेहूं के अंदर एक प्रोटीन है जिसकी खिलाफ जब एंटीबॉडी बनती है तो ये बीमारी होती है। तो इसका इलाज दरअसल ग्लूटेन फ्री डाइट है, और जिनमें ये ग्लूटेन फ्री डाइट हम देते हैं उनको ताज़िंदगी ग्लूटेन फ्री डाइट देनी पड़ती है। अगर आप स्टिक करते हैं इसको तो आपके सिम्टम्स और बाकी जो चेंजेस आते हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं। हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि एक बार आप ठीक हो गए तो आप फिर से ग्लूटेन खाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अगर 50 मिलीग्राम भी ग्लूटेन आप लेते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो आपको ग्लूटेन के बारे में सचेत रहना है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में डॉक्टर गोविंद ने कई सारी स्टडीज इसमें की हैं, और हमने ये पाया कि बहुत सारा ग्लूटेन फ्री डाइट और इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और तकरीबन 80% ऐसे हैं जो ठीक भी हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये 1% लोगों को अफेक्ट कर रही है तो उस सूरत में हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में ग्लूटेन फ्री डाइट कैसे मुहैया कराई जाए,
इस पर एक मेरे ख्याल से पहल सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, वरना जो गरीब लोग हैं वो इसको कैसे खरीद पाएंगे। तो ये खरीदना छोड़ दीजिए। जो हम एडवाइस छोटे छोटे आपको बताते हैं कि डाइट में क्या क्या मैनिपुलेशन करना है, डाइट कैसे रखनी है अपनी कि इससे ग्लूटेन ना जाए, मेरे ख्याल से वो सबसे कारगर होगा। क्योंकि इंडस्ट्री का सपोर्ट एक चीज़ है, जो इंडस्ट्री डेवलप करेगी उसका फायदा रईसों को ज़रूर होगा, लेकिन जब तक या तो इसमें सरकारी क्षेत्र में कुछ ऐसा उपकरण लगाया जाए जिससे कि इनके लिए या इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उन लोगों के लिए जिनके के पास जो कंफर्म केसेस हैं, जिनको कि ताज़िंदगी ये लेना है, तो उसके थ्रू उनको ये मुहैया कराई जाए। अगर इस तरह की बात सरकार के सोच में नहीं आएगी तो शायद ये जो प्रोडक्ट डेवलप हम कर रहे हैं ये एक मैनिस्क्यूल माइनॉरिटी को इस मुल्क में फ़ायदा पहुँचाएंगे। लेकिन उसके साथ ही जो हमारे साथ आपको डॉक्टर नम्रता बैठी हैं बताएंगी कि जो डाइटरी एडवाइस हम लोग देते हैं अगर हम उसको फॉलो करें तो हमें फैंसी प्रोडक्ट्स की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े और अपनी डाइट में उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके भी हम इनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे पास 3 एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर रोहन मलिक और डॉक्टर नम्रता सिंह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक अब डॉक्टर गोविंद को देता हूँ कि इस मीटिंग की प्रक्रिया को आगे जारी रखें। Thank you, Dr. Saraya, for that wonderful, wonderful introduction of the topic. सीरियस डिजीज होता क्या है और कैसे हम उसका उपचार करें। तो पहले तो देखिए कि सीरियस डिजीज से जो गुलेरिया ने या डॉक्टर सराया ने बताया कि एक छोटी आंत बीमारी है। तो छोटी आंत जहाँ पे हमारा खाना पचता है और अब छोटी आंत हम देखें तो ये इस तरह की छोटी आंत होती है और इसमें हम अगर इंडस्ट्री करते हैं तो यहाँ पे इस तरह के फोल्ड है, इस तरह के फोल्ड होते हैं और इसकी बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी में ये नॉर्मल जहाँ पे हमारा खाना पचता है इस तरह का होता है और इस बीमारी में ये जो विल्डर्स है वो खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी छोटी आंत के अंदर में जहाँ खाना पचता है वहाँ पे सेल्स होते हैं जिसमें इंट्रोसाइट और इस बीमारी में ये सेल्स मर जाते हैं और उसका खाना पचता है। अगर खाना पचेगा नहीं तो फिर सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन जो हमें मसल्स देता है, फैट जिस कारण से हमें बॉडी फैट मिलता है, या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, किसी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा? वीकनेस होगी। तो बहुत सारे सिम्टम्स उसके आएंगे, लाइक डायरिया होगा, खाना बचा डायरिया होगा, तो किसी व्यक्ति को डायरिया लगाकर चल रहा है, खून की कमी होगी, हड्डियाँ कमजोर होगी या फिर काफ़ी वीकनेस लगेगी। आप देखेंगे ये बहुत सारे पेशेंट तो दुबले पतले होते हैं, तो बिकॉज बचपन से इनको खाना मिला नहीं, खाना मिला लेकिन खाना पचा नहीं, अब पचने के अलावा वो स्टूल में बाहर निकल गया, उस कारण सारी वीकनेस होती है और ये सिम्टम होते हैं। पर एक बार बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ने हमें अपने शरीर में इतना ऑर्गन दिया, अगर हमें इतना चाहिए हमें इतना दिया है, राइट। और आप देखते हैं कि जिनको बहुत सारे पेशेंट को किडनी की बीमारी होती है तो उनके घर के लोग किडनी डोनेट करते हैं, 2 किडनी में से 1 दे देते हैं, एक से काम चलता है उसका। बहुत लोग लिवर डोनेट करते हैं, आधा से अपना लिवर दे देते हैं क्योंकि आधे से काम चल जाता है उनका। तो भगवान ने हमें इतनी सारे रिजर्व दिए हैं कि जब तक कि वो ऑर्गन पूरा खराब ना हो, 80% खराब ना हो, सिम्टम नहीं आते। यही बात छोटी आंत में भी है कि छोटी आंत में अगर खराबी चल भी रही है लेकिन इतनी खराबी हो जाए कि जो काम खाना पचने का है वो भी पूरा ना हो, तभी सिम्टम आते हैं। इसमें हमेशा छोटा रह जाएगा हाइट में और अपने कंट्री में कम से कम एवरी 4th चाइल्ड जिसका बर्थ होता है वो उसकी हाइट छोटी होती है, सब 90 नहीं होते। इसका कारण बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि कोई सीरियस डिजीज है उनकी हाइट पूरी बढ़ती नहीं है, तो उसकी डायग्नोसिस 18 साल से पहले होने से उसकी हाइट मिल सकती है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी गलती करी तो लाइफ में हाइट कभी नहीं मिलेगी। तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ना, टट्टियों में खून या टट्टियों में ज़्यादा टट्टी आना या फिर खून की कमी होना, ये इसके लक्षण होते हैं।
तो किनको सीरियस डिजीज होता है, कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें हमें पता है सीरियस डिजीज है? तो वो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एक खून की कमी हो किसी को तो उनको सीरियस डिजीज हो सकता है। कोई बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तो उनको सीरियस डिजीज हो सकता है। किसी जो बच्चियां होती हैं उनका पीरियड्स टाइम पे नहीं शुरू होना, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, फिर पीरियड शुरू नहीं हुए, तो एक वो भी कारण सीरियस डिजीज में भी हो सकता है। कि कोई बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा ऑफिस जाता हूँ, थक जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो एक कारण सीरियस डिजीज हो सकता है। बहुत सारे कारण से 100 कारण इसके हैं, लेकिन एक सीरियस डिजीज पे है। तो इन चीजों में हमें सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति को सीरियस डिजीज हो सकता है। अब बात यह आती है कि हमने कभी नाम सुना नहीं बीमारी का, ये कोई नई बीमारी है या फिर पहले से है? तो पहले देखा गया कि ये न्यू डिसीज, पहले बीमारी वेस्टर्न यूरोप जहाँ पे फिनलैंड है, नॉर्वे है या इटली है, वहाँ बीमारी देखी ज्यादा करके, नीदरलैंड में। तो वो जो एरिया था वहाँ पे लोग सोचते थे कि बीमारी वहीं होती है। ये बात बता रहा हूँ 50 साल पहले की, लोग सोचते कि बीमारी वहीं होती है और दुनिया में कहीं नहीं होती। इवन अमेरिका में बीमारी का प्रश्न नहीं था और अफ्रीका में तो नहीं था। तो फिर एक बात और थी कि लोग सोचते थे कि जो बीमारी होती है वो बच्चों को ही होती है, बड़ों को नहीं होती है। इसलिए दुनिया भर में जितने भी सिलेक्ट स्पेशलिस्ट थे मतलब वो सब बच्चों के डॉक्टर हैं। बहुत कम, अब 20 साल से जो एडल्ट फिजिशियंस जो हम लोग लाइक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो बीमारी देखने लगे हैं। तो एक और ये जो धारणा थी पहले। तो बात है कि हाउ कॉमन इज, कितनी पूरे वर्ल्ड में देखें तो कितने सीरियस डिजीज हैं। हमने एक स्टडी करी थी जो कि हमारे स्टूडेंट है प्रशांत सिंह, अभी यूएस में वो फैकल्टी बने हुए हैं। तो हमने जितने दुनिया के लिटरेचर थे वो साथ में इकट्ठे किए और उसमें देखा कि कितने सीरियस डिजीज होते हैं। हमें मिला कि 0.67%, 100 में से 0.6% को सीरियस डिजीज है। कहने का मतलब 140 में से एक व्यक्ति को दुनिया में सीरियस डिजीज है। 1 in 140 इन द वर्ल्ड हैव सीरियस डिजीज। अब इसको हम कन्वर्ट करें कि दुनिया में कितने लोग में सीरियस डिजीज है, तो अगर पॉपुलेशन वर्ल्ड की 740 करोड़ है तो कम से कम 3 से 6 करोड़ दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनको सीरियस डिजीज है। बहुत बड़ा नंबर ये, बट ये नंबर सही है। फिर अपने कंट्री में आया हम लोग, एंड सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर में सबकी डायग्नोस नहीं हुई है अभी तक। द पेशेंट्स हु आर नॉट बीन डायग्नोस्ड विद सीरियस डिजीज इन कंट्री लाइक यूरोप और अमेरिका, नॉट इवन 10% आर डायग्नोस्ड सीरियस। 90% लोग के भी डायग्नोस नहीं हुई है क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है। अपनी कंट्री की बात करते हैं। अपनी कंट्री में 1960 से ही सीरियस डिजीज देखा गया है और यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है बच्चों वाला, यहाँ वाले काम करते हैं। तो वो एक डिपार्टमेंट यहाँ पे था जो सीरियस रिसर्च हमेशा करता रहा है लास्ट 30 साल से। डॉक्टर M.K. भान, डॉक्टर संजीवनी भटनागर, ये लोग काफी काम कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में PGI में काम हो रहा था, SGPGI लखनऊ में काम हो रहा था। 3-4 सेंटर नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ पे काफी काम 20-25 साल से हो रहा है सीरियस डिजीज पे। और उन्होंने यहाँ पे जो सीरियस की जो अपनी कंट्री में नींव है, इन्होंने वही है कि सीरियस हमारे कंट्री में भी होता है। तो अपनी कंट्री में तो देख रहे थे लेकिन बहुत कम पेशेंट थे, बट लास्ट 10-15 साल में नंबर काफी बढ़ने लगे हैं। और एक ही कारण इसका मुझे लगता है कि इंक्रीजिंग अवेयरनेस। मैं अपनी खुद बात करूं तो पहले मेरा थ्रेशोल्ड डायग्नोस करने का यहाँ होता था, अब मेरा थ्रेशोल्ड यहाँ पे है कि थोड़ी सुस्ती होती मैं टेस्ट करता हूँ। और इसलिए हमने एक बीड़ा उठाया कि अपनी कंट्री में सीरियस डिजीज के बारे में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं। और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, अभी डॉक्टर मित्तल भी थे यहाँ पे, अवता भी है, वो है डॉक्टर, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर बात कर रहे हैं कि सीरियस डिजीज की बात अपनी कंट्री में हो और ये बात आगे बढ़े। इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करी है जो कि एक वीक में हम रेजिडेंसी करते, और हम करीब करीब 60 से 70 पेशेंट हर एक वीक, हर एक ईयर नए पेशेंट देखते हैं। तो अपनी कंट्री की अगर हम बात करें तो उसमें बर्डन देखते हैं कि कितना सीरियस डिजीज है। और ये भारत में कि सीरियस डिजीज बीमारी होती है वो खाली नॉर्थ इंडिया में होती है। तो हमने टेस्ट करा और स्टडी करी नॉर्थ इंडिया में और मिला कि 100 में से एक व्यक्ति को सीरियस डिजीज है। बहुत लोग सिम्टम्स हैं, बहुत लोग के सिम्टम नहीं है। तो फिर बात हुई कि ये बीमारी खाली नॉर्थ इंडिया में होती है, साउथ में देखते नहीं है।
नॉर्थ ईस्ट में भी देखते नहीं है, बहुत भी देखते नहीं है। तो एक हमारी संस्था है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उन्हें एक टास्क फोर्स बनाई कि देखिए अपनी कंट्री में कितने पेशेंट होते हैं। और हमने ये स्टडी करी पैन इंडिया में, 23,000 लोगों के टेस्ट करें, 23,000, and we found that 0.6%, मतलब एक तारीख पे एक व्यक्ति को सीलिएक डिजीज है। और ये बीमारी ज़्यादा करके नॉर्थ इंडिया में है, अब नॉर्दर्न इंडिया में है, क्योंकि वीट यहाँ का मेन डाइट है। ये बीमारी साउथ इंडिया में चाहे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी कम है। तो कहने का मतलब है कि सीलिएक डिजीज इज अ ग्लोबल डिजीज एंड इज ऑल्सो डिजीज विच इज इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में अगर हमने वो एस्टिमेट ले तो कम से कम 40 से 60 लाख व्यक्ति को सीलिएक डिजीज है अपने कंट्री में। 40 to 60 lakh Indians have celiac disease, and of those, only few are diagnosed till now. What causes celiac? क्यों होता है? होती क्यों है? दो कारण इसके हैं। एक कारण है जीन्स, कि कुछ लोगों को जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, उनका जीन्स कुछ तरह के होते हैं जिनको celiac disease हो सकती है। और दूसरा कारण होता है कि वीट, ये व्यक्ति जिनको वो जीन्स हैं और वो ये वीट खाएं तो कुछ लोगों को, सब कुछ लोगों को सीलिएक डिजीज हो सकती है। तो और ये कौन से ग्रेन से सीलिएक डिजीज होती है? एक चार्ट है जो कि दिखाता है कि हम कौन से ग्रेन्स खाते हैं, और उसमें 3 ग्रेन ऐसे हैं जो कि रेड मार्क करे हुए यहाँ पे, दैट इज व्हीट, बार्ले एंड राई। जो 3 ग्रेन्स हैं उसकी जो प्रोटीन होती है उसमें ग्लूटेन होता है और उस कारण से सीलिएक डिजीज होता है। राई हमारे कंट्री में कल्टिवेट नहीं होता, तो बेसिकली याद रखें व्हीट मतलब गेहूँ, बार्ले में जौ और बार्ले से बनी जो चीज होती है उससे सीलिएक डिजीज हो सकता है। सो हम कितना ग्लूटेन, व्हाट प्रोटीन होता है क्या? ये प्रोटीन है क्या? व्हाट इज प्रोटीन? तो हम गेहूँ ले या गेहूँ का आटा ले, तो अगर 100 ग्राम आटा है इसमें तो 10 ग्राम प्रोटीन होगा इसमें। 100 ग्राम गेहूँ के आटे में 10 ग्राम प्रोटीन होगा, उसका 10 का 8 ग्राम जो होगा वो ग्लूटेन है। तो द प्रोटीन ऑफ व्हीट इज ग्लूटेन, एंड जिसकी जो बनावट होती है, प्रोटीन की जो बनावट होती है, इसमें ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिससे प्रोटीन बनता है। वो ह्यूमन जे तक वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो उसको पचा नहीं सकते, उस कारण से कुछ ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं इसके, उस कारण से वो हमारी इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं। उसका एक प्रोसेस है, तो मैं बताना चाहूँगा नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि जो ग्लूटेन प्रोटीन लिया वो पचता नहीं है, उस कारण से छोटी आँत खराब हो जाती है। तो छोटी आँत खराब होती है तो खाना नहीं पचता है, फिर वो सिम्टम होते हैं। कैसे हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं? कैसे इसके लोग डायग्नोसिस करते हैं? उसके लिए 3 टेस्ट होता है। एक सिम्टम होता है कि डायरिया है, एनीमिया है, वेट लॉस, वेट नहीं बढ़ रहा या शॉर्ट स्टेचर है, एक बात हुई। दूसरी बात एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका नाम है एंटी-टीटीजी एंटीबॉडी और एंटी-इंडोमाइसिन एंटीबॉडी। ये ईदर बिकम टेस्ट पॉजिटिव, एक वो बात होती है। और तीसरी बात, जहाँ पे बीमारी है छोटियाँ, वहाँ हम इंडोस्कोपी करते हैं, जाके देखते हैं वो कैसा है, उसके बायोप्सी उठाते हैं और वो देखते हैं कितनी खराबी इसमें। तो इन 3 टेस्ट की वजह पे और इनके हिसाब से हम लोग कहते हैं कि कोई बीमारी है या नहीं है। एक बात ये देखी गई कि आजकल सिर्फ ट्रेंड हो गया ये कि टीटीजी टेस्ट बहुत फ्रीली अवेलेबल है। किसी को पेट में दर्द हुआ, एक दो दस्त लग गए, तो ये टेस्ट करा दिया, किसी ने टेस्ट करा दिया, किसी डॉक्टर ने चाहे खुद टेस्ट करा लिया ये, और टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और उस टेस्ट की वजह पे वो लोग गेहूँ खाना बंद कर देते हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि सीलिएक डिजीज इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दे आर लाइफ लॉन्ग डिजीज। वंस सीलिएक ऑलवेज सीलिएक। तो डायग्नोसिस को प्रॉपर्ली कंफर्म करना है पहले, तब उसका इलाज करना है। अगर आप फ्लिमजी ग्राउंड में इलाज करेंगे तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। और हमें अभी डिस्कस भी किया, काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ गया और फिर वो लोग गेहूँ बंद कर देते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस कभी नहीं हो पाती। तो एक चीज ध्यान रखें, किसी को भी जब भी डायग्नोसिस करें तो वी मस्ट हैव ए वेरी फर्म डायग्नोसिस बिफोर वी इम्पार्ट अपॉन ट्रीटमेंट। सीलिएक डिजीज एक बीमारी है जो कि फैमिली में चलती है। अगर किसी को सीलिएक डिजीज है तो उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री मीन्स पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन, दे आर फॉर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स।
उसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अब मैं थोड़ा समझाऊं कि रिस्क कैसे बढ़ता है। अगर मैं देखूं अपने आप को तो मेरा रिस्क, मैं रहता हूँ नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, मेरा रिस्क 1 है। अगर 100 मेरे जैसे लोग हैं तो 1 को सीलिएक डिजीज होगा। माय रिस्क इज 1 in 100, राइट। अगर मुझे सीलिएक डिजीज है तो मेरे भाई बहन को, मेरे माता पिता को या फिर मेरे बच्चों को रिस्क 7 गुना ज्यादा है, राइट। देयरफॉर एंड वो रिस्क ज्यादा कर करके डॉटर्स और सिस्टर्स में ज्यादा करके है, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा करके फीमेल्स में होती है, तो डॉटर को और सिस्टर पे रिस्क और भी ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी को सीलिएक डिजीज है तो उनके फर्स्ट रिलेटिव्स का टेस्ट जरूर होना चाहिए। और टेस्ट बहुत सस्ता होता है, बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, सिंपल ब्लड टेस्ट है। अगर किसी को बीमारी है तो उसका इलाज पॉसिबल है। कमिंग टू ट्रीटमेंट, जैसे बताया ट्रीटमेंट का कारण क्या होता है। ट्रीटमेंट का जो मेन मकसद होता है कि जो कारण है वो कारण हटा दो। टीबी है तो टीबी की दवा दो, कैंसर है तो कैंसर की दवा दो। तो यहाँ पे क्या कैसे इलाज करें, तो इसका इलाज है, मैंने बताया कि 2 कारण थे, जीन्स और व्हीट ग्रेन इनटेक। जीन्स हम बदल नहीं सकते, ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे हम आदमी के जीन्स बदल सकें, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा इलाज है कि गेहूँ बंद कर दो, राइट। गेहूँ बंद करेंगे तो एक आर्म बंद हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये वैसे मालूम चला कि गेहूँ से ही सीलिएक डिजीज होता है। और मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल है कि टाइप 1 डायबिटीज सुना, डायबिटीज, रूमेटॉइड, जो जोड़ों की बीमारी होती है, तो ये बीमारी भी ऑटोइम्यून है, सीलिएक भी ऑटोइम्यून है। तो सीलिएक जो इलाज होता है पहले, करीब 100 साल पहले, वॉज गिविंग देम बनाना। 10 लग रहे हैं, बनाना खिला दो, ठीक हो जाएगा। तो दिस वाज द ट्रीटमेंट फॉर सीलिएक डिजीज अबाउट 100 years बैक। देन उस समय जो बच्चे होते थे उनको पेट दस्त लगा, खून की कमी है, बनाना खिला, लेकिन फायदा नहीं होता था। तो एक जेंटलमैन, दिस इज अ pediatrician, his name is Willem Karel Dick. Willem Karel Dick, he is a Dutch pediatrician जो नीदरलैंड में थे। और एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी यहाँ पे है। इनकी एक पेशेंट 1930s में, इनके एक पेशेंट ने बताया इनको कि मेरे बच्चे का सिम्टम ठीक हो जाता है अगर मैं इनको ब्रेड नहीं देती। ब्रेड मतलब वहाँ ब्रेड होती है, बातें होती नहीं, ब्रेड देती है। तो ये इतना सुन करके उन्होंने इस पर रिसर्च करा 10 साल तक अपने हॉस्पिटल में। 1930s, when we didn't have endoscopy, we didn't have blood test available, कुछ नहीं था उस वक्त जो आज हमारे पास अवेलेबल है। और उन्होंने रिसर्च कर करके दिखाया कि उस मदर ने ठीक कहा था उनको कि जिनको सीलिएक डिजीज है उनको अगर व्हीट ना दो तो सिम्टम ठीक हो जाते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इतने बड़े आदमी हैं और इतनी इनकी सूझ है और बूझ है कि किसी पेशेंट ने उनके कुछ कहा और उसने उस सूझ से ही एक बीमारी का उपचार ढूंढ लिया, जो कि जितने पेशेंट सीलिएक डिजीज के हैं उनका बड़ा सहयोग उनको उनका उनके ऊपर में, क्योंकि ये नहीं बताते तो शायद आज भी हम भी सीलिएक डिजीज का इलाज स्टेरॉइड से कर रहे होते। तो एक व्यक्ति की सोच कितनी हो सकती है, उसकी लगन कितनी हो सकती है, तो उसने एक व्यक्ति की बात सुनकर के उसका इलाज ढूंढ निकाला। और जब ढूंढ निकाला तो वो जो पेपर लिखा उन्होंने वो लोगों ने पब्लिश नहीं किया। इतनी बड़ी बात लोगों ने पब्लिश नहीं की, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन वो बात आगे जाके सत्य निकली। तो इन्हीं का आज जन्मदिन है, विलियम कार्ल डिक, एंड आई बिलीव कि ही इज वन मैन हु इज अ नोबल लॉरेट, बिकॉज एक बात से किसी की डायग्नोसिस करना और उसका उपचार निकालना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है हमारी दुनिया में जिसका इलाज इस तरह से ढूंढा गया हो, बात से ढूंढा गया हो। तो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री फूड, कि वो गेहूँ ना खाएं और विथ अंडर कंट्रोल ऑफ ए डाइटिशियन। कि अगर मुझे बताया जाए कि मुझे बताओ कि क्या नहीं खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं होगा जितना कि हमारे डाइटिशियन को ज्ञान होता है। तो जिनको सीलिएक डिजीज है उन्हें जरूर मिलना चाहिए अपने डाइटिशियन से और उनसे मिलते रहना चाहिए कि उनका लाभ ठीक चलता रहे। इसके अलावा बात आती है कि गेटिंग टू फ्री फूड इज नॉट ईजी।
कहना आसान है कि घीरो बंद कर दो, तो लिखा प्रेस्क्रिप्शन की आपकी डायग्नोसिस सीलिएक डिजीज है, आप घीरो बंद कर दीजिए, तो उससे काम नहीं चलता। बिकॉज इडरिंग फ्री फूड इज ए वेरी वेरी टफ जॉब फॉर पेशेंट्स, एंड जो पेशेंट को बैठे यहाँ पे उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होता है। और उसके लिए अब काफ़ी नई दवाइयाँ बन रही हैं और काफ़ी रिसर्च हो रहा है सीलिएक डिजीज पे, काफ़ी ज्यादा लोग दुनिया में इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और कुछ नए मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि दवाई कैसे होती है उसको रोकने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी अभी स्टडी चल रही है, और उम्मीद है कि कुछ दवाइयाँ 3, 4, 5 साल में शायद आएंगी इसके लिए, गेहूँ बंद करने के अलावा। ये हमारा सीलिएक ग्रुप है जो कि हमारा एक मुहिम है कि सीलिएक डिजीज हम आगे बढ़ाएं, और सीलिएक डिजीज का एक ग्रुप है। आई एम सो थैंकफुल टू देम दैट दे वर्क वेरी हार्ड, एंड ये हमारे और कोलैबोरेटर्स हैं जो कि इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी हैं, और सबका सहयोग रहता है। सो टू टेल यू दैट सीलिएक डिजीज इज अ कॉमन डिजीज, एंड एनीबडी कैन हैव सीलिएक डिजीज। सिम्टम्स आर क्रोनिक डायरिया, खून की कमी होना, वीकनेस होना, वीक बोन होना, ये से लक्षण है। उसका टेस्ट करना चाहिए जब सिम्टम हो तो, और लेकिन इलाज तब शुरू करें जब बीमारी पक्की हो जाए, जस्ट अंदाज से इलाज का इलाज शुरू ना करें। एंड नाउ ग्लूटाथायोनाइड इज ए very good treatment available. Now I invite Dr. Rohan Malik. Dr. Rohan Malik, as I said, he is a pediatric pediatrician, and उनका इंटरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में है। ये बताएंगे कि बच्चों में क्या दिक्कत आती है, सर बताएंगे। डॉक्टर रोहन, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं बच्चे देखता हूँ, खासकर कि बच्चे जिनको आंत की बीमारियाँ हों। जैसे कि सर ने आपको बताया, सर ने आपको सीलिएक डिजीज रोग के बारे में सारे चीज़ों के बारे में विस्तार में बताया, तो मैं वो सब चीज़ें फिर से नहीं बताऊंगा आपको। मैं कुछ छोटी बात करूंगा जो बच्चों के लिए हम ये बीमारी बच्चों में कैसे प्रेजेंट करती है, क्या लक्षण है बच्चों में, इस बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए बच्चों में और एडल्ट्स में कुछ फ़र्क है क्या। और बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि अगर आपके बच्चे को ये बीमारी है तो उनको ये एंग्जाइटी होती है कि ये बच्चा आगे जाके स्कूल में कैसा करेगा, पढ़ाई में कैसे करेगा, उनकी स्पोर्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक मदर ने उनकी बेटी के बारे में बात करी जो रेसलिंग कर रही है, तो उनको क्वेश्चन था कि उनकी बोन्स में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा सीलिएक डिजीज़ की वजह से, और आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आउटकम्स कैसे हैं इसके, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों में सीलिएक डिजीज, जैसे सर ने बताया, 1 से 2% बच्चों में सीलिएक डिजीज होता है। नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है क्योंकि हमारे देश में लोग बहुत हैं, तो 2%, 1% लोग भी बहुत मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो हर हफ्ते हमारी 2 ओपीडी होती हैं सुबह की, उसमें हर ओपीडी में 1-2 बच्चे आते हैं जिनको या तो गेहूँ से एलर्जी का शक है, या फिर उनका ये टेस्ट कराया गया है TTG टेस्ट, वो टेस्ट पॉजिटिव आया है, और वो फिर चाहते हैं आगे डायग्नोसिस करना कि उनके बच्चे को गेहूं से एलर्जी है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लक्षण क्या होते हैं। इनके लक्षण यही होते हैं, 2 तरह के लक्षण होते हैं, जिसको हम टिपिकल सीलिएक डिजीज कहते हैं, जिसकी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। और ये फोटो हमारे जो क्लासिकल सीलिएक डिजीज है उसको हम कहते हैं। जैसे बच्चा है, बहुत ही पतला है, वजन कम है, ग्रोथ नहीं हो रही, दस्त होते हैं, खून की कमी है, ये इसको हम कहते हैं टिपिकल सीलिएक डिजीज। बाहर के देशों में पहले सिर्फ ये टिपिकल सीलिएक डिजीज देखा जाता था, पर जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता चलने लगा तो ये बच्चे जल्दी डायग्नोज होने लगे, तो एक एटिपिकल सीलिएक डिजीज जिसको हम कहते हैं वो आ गया। इसमें बच्चों की ऐसी हालत नहीं होती, वजन इतना कम नहीं होता, पर वो आते हैं सिर्फ खून की कमी से, सिर्फ अनीमिया होगा उनको, या फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ फेलियर या शॉर्ट स्टेचर जिसे हम कहते हैं बच्चों को, वो बच्चे आते हैं। तो ये एटिपिकल सीलिएक डिजीज है। धीरे धीरे शुरू में करीबन 80-90% टिपिकल थे, 10-20% एटिपिकल थे, और अब हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे दोनों बराबर हो रहे हैं, टिपिकल एटिपिकल दोनों मरीज हमारे पास आते हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसे है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इसका शक हो तो ये ब्लड टेस्ट, जैसे आपको प्रोफेसर मखारे ने बताया, TTG टेस्ट करवाना है, और उसके बाद एंडोस्कोपी ज़रूरी है, क्योंकि TTG टेस्ट, सिर्फ TTG टेस्ट से हम ये बीमारी का डायग्नोसिस नहीं कर सकते, हमें एंडोस्कोपी करके आंत की बायोप्सी लेना ज़रूरी है।
अब आप लोग पूछेंगे छोटे बच्चे में आँख की बायोप्सी लेना, इसमें शायद कुछ परेशानी हो सकती है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम 2 या 3 दिन के बच्चों की भी एंडोस्कोपी कर सकते हैं, और इन बच्चों की एंडोस्कोपी करने के लिए हम इनको एनेस्थीसिया देते हैं, ये बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इस प्रोसीजर में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते, एक्चुअल प्रोसीजर में तो 2 या 3 मिनट ही लगते हैं। एनेस्थीसिया देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, फिर बच्चे रिकवर करते हैं। और जब बच्चे जाग जाते हैं, कुछ याद नहीं होता कि हमारी एंडोस्कोपी हुई थी या हमें दर्द हुआ था। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो एक बार आपकी टीटीजी टेस्ट हो गया, बायोप्सी हो गई, आपका गेहूं से ये डायग्नोसिस बन गया, फिर हम गेहूं बंद करते हैं, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे रिजॉल्व कर जाते हैं, बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है और आगे जाके इन बच्चों की पोटेंशियल बिल्कुल नॉर्मल पोटेंशियल है। ये एक लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं है कि ये कैंसर है या टीबी है, एक लाइफस्टाइल है। आप गेहूं बंद रखेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्कूल में आपकी अचीवमेंट बिल्कुल नॉर्मल होगी, आपका बच्चा बाकी किसी बच्चे से किसी भी स्फीयर में कम नहीं होगा, उतना ही अचीव कर सकता है एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में, लाइफ में, जितना बाकी बच्चे अचीव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको डिजीज को एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, अब उसको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व कैसे करना है, डाइट कैसे लेना है, नम्रता जी आपको बताएंगी। मैं देख रहा था बहुत लोगों के पास अपनी रिपोर्ट्स थी, वो हमसे दिखाना चाहते थे कि ये रिपोर्ट्स हैं, हमारे बच्चे को गेहूं से एलर्जी है या नहीं है। तो लेक्चर के बाद मैं आपसे मिल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, पर अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप हमारी ओपीडी में आइए, पीडियाट्रिक ओपीडी में। मंडे और थर्सडे को हमारी बच्चों की ओपीडी होती है, वहाँ पे हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे बात यह है कि इस बीमारी से घबराना नहीं है, इसका अच्छा इलाज है, अच्छा डायग्नोसिस है, इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, एक लाइफस्टाइल है, उसको एम्ब्रेस करना है। और आपका बच्चा या आप खुद अगर आपको सीलिएक है तो आपको कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है जो आप सोचते हैं कि कोई नॉर्मल आदमी को है, आप भी नॉर्मल है, बस आप थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं नम्रता जी को बुलाऊंगा आगे बात करने के लिए। मैम अगर आप बताएं। अब हमारा डायग्नोसिस तो बन गया कि सीलिएक डिजीज है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है तो हमें खाना पीना क्या है। इस बीमारी की बेस्ट बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट ही खाना पीना है, उसमें कोई दवाइयां काम नहीं करेंगी। आपको खाने में ही थोड़ा सा चेंज करना है और आप ठीक रहेंगे। तो उसमें खाना पीना क्या होना चाहिए वो मैं उसके बारे में बात करूँगी। ग्लूटेन क्या होता है, सबने बताया, वो एक प्रोटीन होती है जो गेहूं में और जौ में पाई जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है सीलिएक डिजीज का? सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट। तो ग्लूटेन गेहूं में और जौ में है तो हमें वो चीजें नहीं लेनी है। अब इसमें हमने ये बात तो पकड़ ली ग्लूटेन फ्री डाइट, लेकिन ये बात आप प्लीज बड़े ध्यान से सुनिए, हेल्थी बैलेंस, ये चीज कहीं हम भूल जाते हैं। हम ग्लूटेन तो बंद कर देते हैं पर उसके साथ क्या खाना है वो भूल जाते हैं। तो जो हमें नॉर्मल आदमी भी होता है तो उसको एक बैलेंस डाइट लेनी होती है, और बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या चीज लेनी होती है? अनाज, दालें, दूध, दही, फल, सब्जियां, तेल, चीनी, नॉनवेज अगर कोई लेना चाहे तो ये चीजें नॉर्मल आदमी को भी ये सब चीजें डाइट में लेनी चाहिए। अब अगर कोई सीलिएक डिजीज का पेशेंट है और उसको डाइट लेनी है तो क्या वो सब कुछ बंद कर देगा? बहुत मतलब खूबी इसमें ये है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे ये ग्रुप्स हैं, तो सिर्फ हमारा जो ये वाला ग्रुप है अनाज, इसमें थोड़ा सा हमें बदलाव करना है, बाकी सब नॉर्मल रखना है। उस अनाज में क्या चेंज करना है कि जो कुछ कलर कुछ बदल गया है, मैंने ये रेड और ग्रीन में कर रखा था, जो राइट साइड में चीजें हैं ये चीजें हमें बंद करनी है। गेहूं और गेहूं से बनी चीजें, गेहूं से बनी चीजें सिवई और ये सूजी और मैदा, ये सब भी गेहूं से बनी हुई होती हैं, ये सब चीजें बंद करनी है। लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और बहुत चीजें हैं जिनसे हम रोटी बना सकते हैं। वो चीजें क्या क्या है? अनाज भी बहुत सारे हैं हमारे पास। इंडिया तो ऐसा देश है जहाँ हमारे पास बाजरा है, हमारे पास मक्का है, रागी है, तो हम इनकी रोटी, साउथ इंडिया तो पूरा चावल पे ही चल रहा है, तो क्यों नहीं हम भी उसको अडॉप्ट कर सकें। तो
डाइट आपको शुरू करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है, चावल, मक्का, कूटू का आटा और ये सिंघाड़े का आटा और ज्वार, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं, इनके आटे ले सकते हैं। ये पिरामिड सिर्फ ये बताता है कि आम आदमी को कैसे खाना चाहिए। तो इसमें ये है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उसके बाद अनाज लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें चीज़ें कम करती जानी है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर उससे कम दूध और मीट, और सबसे कम हमें तेल और चीनी लेनी चाहिए। तो जैसे कि नॉर्मल डाइट में नॉर्मल आदमी को ये लेना है, सीलियाक को भी वही लेना है, सिर्फ गेहूं की जगह दूसरा अनाज ले लेना है। अब ग्लूटेन कितना अलाउड है, वो अगर आप ऐसे मानिए 20 पार्ट्स मिलियन है, बट उसको अगर हम बहुत सिंपल बनाएं तो 1 किलो का आटा, अगर हमारे पास एक बोरी 1 किलो का आटा है, एक पैकेट, तो उसमें एक चुटकी जो आटा है वो उतना उसमें मिलाएं तो वो 20 पार्ट्स पर मिलियन के बराबर है। तो इसका मतलब एक चुटकी भी अगर आप अनाज लेते हैं तो वो आप, मतलब गेहूं लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा सीलियाक डिजीज में। अच्छा, अब ये बात है कि जैसे बहुत लोगों ने पेशेंट इंटरेक्शन में बताया कि हमारी बोन्स ना वीक हो जाएं, हमारी बाकी चीजें प्रॉब्लम ना हो, वो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी पे ध्यान देंगे। एडिक्वेसी का मतलब बाकी सब चीजें भी लेंगे गेहूं को छोड़ने के बावजूद। उसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे बच्चे हैं, एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन पे थोड़ा सा हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर हमने ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, कैसे उसको सेफली फॉलो कर सकते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में व्हीट, गेहूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपल डाइट है, और हमारी प्लेट में वो हमेशा है। नाश्ते में दलिया है, ब्रेड है, दोपहर के खाने में रोटी है, शाम के खाने में रोटी है, टी टाइम में मठरी समोसा है। तो आप देखिए कितना मतलब व्हीट हमारी डाइट में इनग्रेव्ड है। लेकिन शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं जब हम गेहूं बंद करते हैं, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, और हमें जो चीजें हैं जो हेल्दी हैं, होल हैं, वो होल मतलब जो घर पे हम बना सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, घर की बनी हुई चीज ज्यादा लेनी है, तो वो चीज लेंगे तो हम ठीक रहेंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेबल रीडिंग। आपने बाजार गए, आपके बच्चे को लेज खाना है, नमकीन खाना है, बिस्किट खाना है, तो अब कैसे पता चले कि इसमें गेहूं है या नहीं है? अगर आप घर से बना के लेंगे तो आपको पता है कि इसमें गेहूं है या नहीं है। तो लेबल रीडिंग आपको करनी है, और उसमें कई प्रोडक्ट्स में लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, और जो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उनको देखना है कि कहीं कोई व्हीट तो नहीं लिखा, कहीं कोई डेक्स्ट्रिन तो नहीं लिखी, कहीं कोई मॉल्ट तो नहीं लिखा। तो इस टाइप की चीजें लेबल रीडिंग करनी है। बट पहले लेक्चर में हमने सुना कि कई बार, जैसे एक हमारी रिसर्च हुई थी इसमें कि 85 to 90% फूड में गेहूं नहीं था जो लेबल थे ग्लूटेन फ्री, लेकिन फिर भी 10% में था। तो वो भी हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर बाजार की चीज लेनी है। अगर हम ग्लूटेन फ्री डाइट को अच्छे से पकड़ के रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो हमारे सिम्टम्स ठीक रहेंगे, टीटीजी कंट्रोल में रहेगा, और हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर बाहर खाने जा रहे हैं आप, तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि जैसे आप जा रहे हैं तो पहले अगर वहाँ बात करके कर सकते हैं कि आप ग्लूटेन फ्री फैसिलिटी है या नहीं है। आप वहाँ पहुँचे तो आप शेफ से बात कर सकते हैं कि क्या प्रिपरेशन वो आपके लिए ग्लूटेन फ्री बना सकते हैं। कुछ नहीं तो आप अपने साथ अपना बना हुआ ग्लूटेन फ्री खाना ले जाइए। सिंपल चीज़ें ऑर्डर करिए, जैसे दाल, चावल, दही, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ मत ऑर्डर करिए। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मत खाइए उस चीज़ को, क्योंकि एक कण भी उतना नुकसानदायक है जितना कि 1 किलो नुकसानदायक है। तो इसलिए एक कण भी नहीं खाना है आपको। ट्रैवलिंग, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले देख लीजिए कि एयर ट्रैवल में ये सुविधा हो सकती है कि आप इन्फॉर्म करें कि आप सीलियाक हैं, आपको ग्लूटेन नहीं खाना है। और जहां नहीं सुविधा है तो आपको अपने साथ चीजें ले ही जानी पड़ेगी। क्रॉस कंटैमिनेशन, एक चीज से दूसरी, एक गेहूं की चीज से दूसरी चीज का
मिश्रण होना वो भी बहुत हो सकता है। जैसे कि हम कितने हमारे पेशेंट्स हैं, आटा वो लेते तो चना है, चना पिसवाने ले जाते हैं चक्की में, पर उस चक्की में गेहूं पिसता है तो उसका जो थैला होता है उस पर सारा गेहूं होता है, तो इसलिए ये इस टाइप से भी क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। तो बेटर है अगर आपको आटा पिसवाना है, कुछ करना है, तो हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग ये चीजें फॉलो करनी है, अपनी एक घर की घरेलू आटा चक्की खरीद लीजिए, उसी पे ही आप अपने ग्रेन्स को पीसिए। और क्रॉस कंटामिनेशन के बहुत और जगह से भी हो सकता है, जैसे कि घर में माँ ने खाना पहले नॉर्मल लोगों का बनाया, फिर ग्लूटेन फ्री का बनाया, और उन्होंने हाथ नहीं धोए, चकला नहीं धोया, बेलन नहीं धोया, तो छोटी छोटी चीजों से ये क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। अब जैसे घी, उन्होंने घी रोटी पे घी लगाया, तो गेहूं की रोटी पे भी उसी चम्मच से लगाया और ग्लूटेन फ्री रोटी पे भी उसी से लगाया, तो इन चीजों से क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है और हमें इनको चीजों की ध्यान रखना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसे ये है कि जो ग्लूटेन फ्री जो बर्तन है वो चीज थोड़ा सा अलग रख लीजिए, अलग कबर्ड में रख लीजिए। जो काउंटर्स हैं उसको पहले साफ करके फिर ग्लूटेन फ्री का खाना बनाइए। जो घी है, जैम है, वो अलग बॉटल रखिए उस बच्चे के लिए कि वो चम्मच से मिक्सिंग ना हो। और चकला बेलन या तो धो के अच्छे से पहले फिर रोटी बनाइए या उनके लिए अलग रखिए। डस्टर, आप उसी तवे को आपने डस्टर से साफ करा जिससे आपने गेहूं की रोटी बनाई थी जिस पर, तो उससे भी कंटामिनेशन हो सकता है। गैस नॉब्स पे आटा कई बार लगा रहता है गेहूं का, और उसी हाथ से आप ग्लूटेन फ्री रोटी बनाएंगे तो कंटामिनेशन के चांसेस हैं। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो टोस्टर एक अलग रख लीजिए, आटा चक्की खरीद लीजिए जिसमें आप उस अनाज को पीसें, बर्तन थोड़े अलग रख लीजिए। और जैसे मैंने बोला कि जैम, घी, ये सब अलग रखिए, अलग बोतल में रखिए। ये सब अच्छा, हमारे देश में नेचुरली चीजें इतनी अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बोला आपको मिलेट्स हैं और अनाज हैं जो कि जिसमें ग्लूटेन नहीं है और हम उनसे रोटी बना सकते हैं। पर अगर फिर भी आप बाजार से कुछ लेना चाहें तो अवेलेबिलिटी है, बट हमें ध्यान देके उसको खरीदना है। पर वो जो कॉस्ट है उन ग्लूटेन फ्री फूड्स की, वो हमने एक स्टडी करी थी, तो 158% हायर कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू द ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स और बिस्किट्स एंड 381% हायर इन स्नैक फूड्स। तो प्राइस बहुत हाई है इन ग्लूटेन फ्री फूड्स का, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके साथ अच्छा लास्ट में बस मैं बोलना चाहूंगी, हम सिर्फ ग्लूटेन फ्री को पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें टोटलिटी में देखना है, हमें बाकी चीजें देखनी है, हमें बाकी जो फूड ग्रुप्स है उनको देखना है। और जो हम एक काउंसलिंग नॉर्मल आदमी को भी बोलते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज, भी ये चीजें, स्मोकिंग छोड़िए, अल्कोहल मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए, वो इन लोगों के लिए भी उतनी ही लागू है। क्योंकि ये नहीं कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं तो आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, वो चीजें भी आपको फॉलो करनी है। इसके साथ मैं अपनी इसको समाप्त करती हूँ एंड नाउ वी विल हैव द पैनल डिस्कशन एंड डॉक्टर गोविंद विल लीड द पैनल डिस्कशन। टेलिंग अस कि हमें ग्लूटेन फ्री फूड अगर करना है तो कैसे करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक माइक वहां पर रखा है तो एक माइक माइक दे दो। और एक होता है जो आप छिड़क सकते हैं, तो जो छिड़कने वाला होता है उसमें होता है वो मैदा मिला हुआ, पर जो बिल्कुल क्रिस्टल टाइप होता है उसको पीस के आप डाल सकते हैं। हाँ जी, यस प्लीज। सेलिक डिजीज के जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है वो व्हीट को एकदम इग्नोर कर दे, नहीं ले अपने डाइट में, बाकी को चीज़ों को ले टोटलिटी में। जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो दूध छोड़ दे और दूध के प्रोडक्ट छोड़ दे। जिसको डायबिटीज़ है वो शुगर और शुगरी स्वीट प्रोडक्ट छोड़ दे। तो वेयर आर वी गोइंग देन? और सेकंड क्वेश्चन इज, जिसको सीडी होता है, सेलिक डिजीज, what is the probability of him having a lactose intolerance also? I believe there is a link. Is there a link?
इन योर स्टडी? यस, होती है वो डैमेज हो जाती है, तो वहीं पे एंजाइम भी होता है लैक्टेज। और डैमेज अगर हो गया तो लैक्टेज भी नहीं होगा, तो सीलियाक को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा। बट वंस यू ट्रीट देम द सिम्टम विल गेट बेटर बिकॉज इंटेस्टाइन विल हील एंड जो म्यूकोसा जो खराब हो गया था वो ठीक हो जाएगा, तो उससे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी ठीक होगा। बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अलग से लैक्टेज डिफिशियंसी होती है, सीलियाक भी है और लैक्टेज डिफिशियंसी भी है, तो उसमें दे विल हैव टू आल्सो अवॉइड लैक्टोज। गेहूं का कैसे इवोल्यूशन हुआ? 10,000 years back when we started cultivating, तो पहला ग्रेन उसमें जो गेहूं थी वो डिप्लॉयड वीट थी, डिप्लॉयड, देन बिकम टेट्राप्लॉयड, देन बिकम हेक्साप्लॉयड। जो हम वीट खाते हैं वो उसका जीनोम है वो जैसे हेक्साप्लॉयड, एंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वी आर यूजिंग द सेम वीट। पूरे वर्ल्ड में जो वीट खाते हैं 90% इज हेक्साप्लॉयड, राइट? सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से इसका कोई मतलब नहीं है। The gluten protein content is almost same for last hundreds of years. So modern wheat growing probably does not have any role to play in celiac disease. सर आई हैव अ सजेशन, आप लोग इसमें एक एक्सपेरिमेंट जरूर करिए जिसको सेलियक डिजीज हो, उसको आटा जो बनता है जो हम पिछले 20-25 साल से खा रहे हैं आशीर्वाद या किसी का, that is not from the whole wheat, that is from either the endosperm or the bran or the whatever, the 3 parts of a whole wheat. तो हमने वो छोड़ दिया जैसे पूरे उसका करते थे। Prior to that, how we grow with pesticides and chemicals, that could be another issue. Thirdly, how we eat it. जैसे glycemic index of wheat is about 54, 60, 70. We used to use a lot of ghee. No sooner you put ghee, I'm sure a nutritionist glycemic index will go down. reduce to 20. Now, as per your modern Mary Hennig, your famous nutritionist from America, she says glycemic index of food, composite food, should be less than 50. So ghee plus roti, ghee plus rice, glycemic index of this composite food is 20-22. अब हम घी नहीं खाते या खाते भी तो गलत घी है। अगर उस गेहूं के ऊपर आप घी डालेंगे जैसे हम पहले खाते थे 50-60 साल या 100 साल पहले, people were not sick. Now, if you can take this in your study, I'm sure it can come this thing. I'm doing it and I'm coming out with very good results, very, very good results, just with lactose, also in this. I just wanted to share because it is very scary. जिस तरह आप ये सुना है तो ऐसा लग गया कि Ministry of Health should give directives to Ministry of Agriculture कि please do not do any more research on wheat because year on year they are increasing the yield of wheat more than rice because rice is very water consuming. So you are at cross purposes with the Ministry of Agriculture. एक बात मैं मुझे बताना चाहूँगा कि we are talking about 1% of population. We are 99% of population. Wheat is a great grain. Only those celiac patients, they would not eat wheat. So no question of any scare about it. There's no scare about some people not eating wheat. So there's no question of any ministry saying that don't grow wheat. Farmers will get, we don't identify farmers at all. There cannot be any wrong message going from this podium or this group that wheat is bad for health. No question about it. For 99% of people, wheat is a great grain. Farmers must produce good wheat. And all the research जो भी जितनी रिसर्च हो रही है wheat प्रोडक्ट पे, वो एक इंडस्ट्री है कि wheat में और ग्लूटेन हो, जितना ग्लूटेन होगा उतना अच्छा wheat होगा वो, तो that's good for the health of most people. For celiac, we cannot use the grain. Professor Ankadian from Delhi University. ये 1% को ये डिजीज होती है, तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इसकी डायग्नोसिस कहाँ अवेलेबल है दिल्ली के अंदर? वो किसी भी अच्छी लैब में आप करवा सकते हैं, एनी लैब, कमर्शियल लैब और इन इंस्टीट्यूट लाइक दिस, ऑल लैब्स हैव दिस ब्लड टेस्ट. आई थिंक कमर्शियल लैब्स कुछ 1800-2000 रुपए चार्ज करती हैं इस टेस्ट के लिए. उनको क्या कहा जाए, कौन सा टेस्ट करें? आप उनको बोलिए टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, TTG. आप सीलियाक डिजीज बोलिए, ये इतना कॉमनली टेस्टेड है, वो अपने आप कर देंगे. बट बी केयरफुल, सिर्फ TTG के बेसिस पे हम नहीं कहते किसी को सीलियाक डिजीज है. तो अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है TTG कराने के लिए, उस रिपोर्ट के साथ प्लीज गो बैक टू योर फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. और बायोप्सी, एंडोस्कोपी बायोप्सी इज मस्ट.
उसके बिना हम ये बीमारी डायग्नोज नहीं करते। ये और बता दें कि कहाँ कहाँ इलाज अवेलेबल